नमस्कार, प्रणाम है। आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार वीपी स्टडी ग्रुप में। आज के इस वीडियो में जनरल साइंस के वो महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे जो आपके एग्जाम में रेगुलर पूछे जा रहे हैं। रेलवे की परीक्षाएं चल रही हैं और प्रतिवर्ष हो रही हैं, तो उसी क्रम में ये परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आप यहाँ इसको एएलपी के लिए भी देख सकते हैं, टेक्नीशियन के लिए भी देख सकते हैं, जेई के लिए देख सकते हैं, आरपीएफ के लिए देख सकते हैं और एनटीपीसी के लिए देख सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न है सब। चलिए, तो बिना समय नुकसान किए हम प्रारंभ करते हैं आज की ये सीरीज। देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें। देखिए, यहाँ पे कुछ रोग दिए गए हैं और उन रोगों को फैलने के जो कारक हैं उनसे उनका मिलान करना है। तो देखिए, यहाँ पे प्लेग, अगर हम प्लेग की बात करें तो प्लेग जो होता है वो जीवाणु से फैलता है। प्लेग जो होता है किससे फैलता है? जीवाणु से। और एड्स, आप सभी को पता है कि एड्स एक वायरस जनित रोग है, तो वायरस से फैलता है। फिर उसी प्रकार गंजापन जो है वो कवक के कारण फैलता है, कवक। तो यहाँ पे देखिए कवक है। फिर मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ के कारण फैलता है, तो मलेरिया जो हो गया आपका प्रोटोजोआ हो गया। तो आपका यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा 4 3 2 1। देखिए 4 3 2 1 की सीरीज में है 4 3 2 1, यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। परंतु इस प्रश्न के साथ आपको एक्सटर्नल जानकारी ये जरूर रखनी चाहिए कि देखिए, अगर हम बात करें कि प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोगों की बात करें, अगर प्रोटोजोआ से फैलने वाले, तो आपको यहाँ एक सामान्य ट्रिक याद रखना होगा। बड़े मजेदार ट्रिक है। देखिए, अगर आप इसको याद रखते हैं तो आप लगभग प्रोटोजोआ से फैलने वाले सभी बीमारियों को याद रख पाएंगे। देखिए, पापा काम पर सोते हैं, क्या याद रखना है? पापा काम पर सोते हैं, पापा काम पर सोते हैं। तो देखिए यहाँ पापा, पा से आपको याद रखना है पायरिया, क्या याद रखना है? पायरिया। पायरिया, पायरिया एक रोग है जो प्रोटोजोआ से फैलता है। उसके बाद क से काला जार, क्या क्या रखना है? काला जार। काला जार प्रोटोजोआ से फैलता है। म से यहाँ म वाला याद रखिए मलेरिया। मलेरिया अभी जो आपके प्रश्न में दिया हुआ था, मलेरिया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे पर लिखा हुआ है, तो पर में प को आप ले लीजिए, उसको होता है पेचिस। क्या होता है? पेचिस, ठीक है। और यहाँ पे एक सोते यानी सोने वाली, सोते से आप याद रखिए निद्रा रोग, सोने वाला रोग एक निद्रा रोग होता है, निद्रा रोग, ठीक है। तो देखिए, पापा काम पर सोते हैं यानी प से पायरिया, का से कालाजार, म से मलेरिया, प से पेचिस और न से सोते से हो गया आपका निद्रा रोग। तो 3 2 5 रोग आप ऐसे याद रखिए। यदि हम बात करें कि कवक से फैलने वाले रोगों के बारे में आप बात करें कि कवक से फैलने वाले कौन कौन से रोग हैं जो कवक से फैलते हैं, ठीक है। कवक कहिए या फफूंद कहिए, कवक कहिए या फफूंद कहिए, ठीक है। तो फफूंद या कवक से फैलने वाले रोगों के लिए आपको ये शानदार ट्रिक याद रखनी होगी कि एक एथलीट को दाद, खाज, दमा और गंजेपन की बीमारी हो गई। क्या याद रखना है? एक एथलीट को दाद, खाज, दमा और गंजेपन की बीमारी हो गई। एथलीट एक बीमारी है, ठीक। उसी प्रकार दाद एक बीमारी है, दाद कहते हैं। खाज हो गया, खाज भी एक बीमारी है। दमा एक बीमारी है। गंजापन भी एक बीमारी है। यहाँ पे जो आपके प्रश्न में पूछा हुआ था कि गंजापन कवक के कारण फैलता है, ठीक है। तो दाद एक, आपको याद कर रखना है, एक एथलीट को दाद, खाज, दमा और गंजेपन की बीमारी हो गई। और जो एथलीट होता है, वो जो एथलीट रोग होता है वो टीनिया पेडिस नामक कवक से फैलता है। टीनिया पेडिस, क्या याद रखना है? टीनिया पेडिस। तो ये छोटी सी भी बात है, इसको भी आप साथ में याद रखिए, प्रश्न में पूछा ही जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कह रहा है प्रश्न, संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। ट्रांसफर ऑफ हीट बाई कन्वर्जन इज पॉसिबल इन, मतलब संवहन के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए, उष्मा जो, अगर हम उष्मा के संचरण की बात करें तो उष्मा संचरण की कुल 3 विधियां। हमने कहा कि उष्मा संचरण की कुल कितनी विधियां होती हैं? तो उष्मा संचरण की कुल 3 विधियां होती हैं। पहला जिसे हम चालन कहते हैं, कंडक्शन और संवहन। दूसरा संवहन होता है जिसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। और तीसरा होता है विकिरण, जिसे हम रेडिएशन कहते हैं। तो तीनों जो विधियां होती हैं, तीनों विधियों में आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि कौन सी विधि से कैसा चालन होता है, ठीक है। तो देखिए, जो कंडक्शन चालन होता है वो बिना अणुओं की गति के कारण होता है। चालन में अणुओं की गति की आवश्यकता नहीं होती है, वो बिना अणुओं की गति के कारण होता है, ठीक है। और ये सभी ठोसों में होता है, जितने भी ठोस होंगे उस सब में चालन होता है। क्या होता है? अणु उसमें गति नहीं करते। आपको सीधी सी बात याद रखनी है क्या, कि चालन में पदार्थ के जो अणु होते हैं उनकी गति नहीं होती है। तो ये जो चालन की प्रक्रिया होती है वो केवल ठोसों में होती है। उष्मा संचरण की चालन की प्रक्रिया केवल किस में होती है? ठोसों में। मुख्य रूप से बात याद रखना है। और देखिए, संवहन की बात करें तो इसमें अणुओं की गति होती है। तो अणुओं की गति होती है, तो आप इसको याद रखिए कि अणुओं की गति, इसमें अणु की गति होती है, ठीक है। और ये गति होगी तो किसमें किसमें होगी? तो आपको ये भी बात रखना, देखिए द्रव और गैस, अगर द्रव और गैस में अणुओं की गति होती है और द्रव और गैस में ही क्या होता है? संवहन की प्रक्रिया होती है। द्रव और गैस में संवहन की प्रक्रिया होती है। द्रव और गैस में जो संचरण होता है, द्रव और गैस में जो संचरण होता है वो संवहन विधि के द्वारा होता है। तो यहाँ पे हो गया आपका संवहन। और तीसरी बात हमने कहा कि रेडिएशन, विकिरण की अगर हम बात करते हैं, रेडिएशन, तो रेडिएशन में, देखिए रेडिएशन में संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। रेडिएशन विधि के द्वारा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो बिना माध्यम के ही उष्मा का संचरण होता है। तो इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बिना माध्यम के उष्मा का संचरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सूर्य और तारों की उष्मा की, तो सूर्य और तारों की जो उष्मा होती है, जो पृथ्वी तक पहुंचती है, वो किसके माध्यम से पहुंचती है? विकिरण के माध्यम से। और अगर हम बात करें भट्ठी से उष्मा का मनुष्य तक पहुंचना, अगर भट्ठी में कोई ताप जल रहा है, आग जल रही है, तो उस आग, वो जो आग हमारे चेहरे तक या मेरे शरीर तक जो पहुंचती है वो
किसके माध्यम से पहुंचती है? रेडिएशन के माध्यम से। तो आपको यहाँ पे 3 बातें याद रखनी है कि चालन जो होता है वो केवल ठोसों में होता है, संवहन में अणुओं की गति होती है और द्रव और गैस में ये होता है, ठीक है। और विकिरण जो होता है वो बिना माध्यम के, विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मुख्य रूप से तारों और सूर्य और तारों का जो पृथ्वी तक ऊष्मा पहुंचता है वो रेडिएशन के माध्यम से पहुंचता है, और भट्ठी से भी ऊष्मा का जो पहुंचता है वो मानव तक वो विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। तो इस प्रश्न में देखिए कह रहा है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किस में हो सकता है? तो गैस और द्रव और गैस में हो सकता है। देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, द्रव और गैस में यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? अभी हमने पिछले प्रश्न में पूरा विस्तृत रूप से बताया। अब किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है? आपको पता है रेडिएशन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो रेडिएशन के लिए जब माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तो आपका रेडिएशन विकिरण सबसे सही उत्तर हो गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो गया। रेडिएशन के बारे में हमने पिछले प्रश्न में भी आपसे विस्तृत रूप से बात की थी और कहा था कि सूर्य से ऊष्मा जो पृथ्वी तक पहुंचती है वो विकिरण के माध्यम से पहुंचती है, ठीक है। जबकि अगर पूछे कि वायुमंडल गर्म कैसे होता है तो वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है, संवहन विधि के द्वारा। तो आपको यहाँ पे एक बात एकदम स्पष्ट याद रखिए, मैं एक लाइन में कह रहा हूं कि सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि के द्वारा पहुंचती है, जबकि वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। तो अगर वायुमंडल गर्म होने की बात करें तो संवहन विधि, और सूर्य से ऊष्मा का पृथ्वी तक पहुंचना कहे तो विकिरण विधि। क्या? विकिरण विधि। तो ये 2 तरह के प्रश्न आपके हो गए, तो आप इन बातों को याद रखें। देखिए प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उच्चतम चालक है? बेस्ट कंडक्टर, चालन की बात कर रहा है, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है इनमें से? प्रश्न के ऑप्शन है वाटर, मरकरी, बेंजीन और लेदर, चमड़ा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पारा की, पारा, और पारा जो होता है वो 4.12 केल्विन पे, 4.12 केल्विन पे इस ताप पर पारा का जो प्रतिरोध होता है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है, कोई भी रेजिस्टिविटी इसमें नहीं रह जाती है। तो 4.12 केल्विन पर पारा क्या हो जाता है? इसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो अब जब आप ही बताइए, जब किसी भी पदार्थ का अगर प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो यानी उसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, चालन बढ़ जाएगा। तो सबसे अच्छा जो कंडक्टर हो गया आपका यहाँ पे, सबसे बेस्ट कंडक्टर हो गया, क्या हो गया? वो पारा। लेकिन जरा आप सोचिए कि यदि पारा को 4.12 केल्विन पर रखा जाए, इस टेम्परेचर पर इससे अगर हम यूज करें तो हम इसको सुपर कंडक्टर की तरह भी तो यूज कर सकते हैं। सुपर कंडक्टर का मतलब कि जिसमें किसी प्रकार का कोई हानि हो ही ना, उसमें कोई लॉसेस ना हो, सबसे बढ़िया कंडक्टर। तो आप ये कहा जाता है कि 4.12 केल्विन पर पारा का प्रतिरोध शून्य होता है, और इसी ताप पर इसे हम सुपर कंडक्टर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सुपर कंडक्टर कह देते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक। और यदि हम बात करें पारा की, देखिए यहाँ पे हमने कहा था पारा, तो पारा को कई नामों से जाना जाता है। आप देखिए Hg सभी सुने होंगे कि Hg भी कहा जाता है, पारा तो आप कह ही रहे हैं हम तब से, पारा। फिर इसी को हम रस भी कहते हैं, इसी को हम पारद भी कहते हैं, पारद क्या कहते हैं? पारद भी कहीं कहीं कहा जाता है। इसी को हम क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर। पारा के संदर्भ में आप एक बात यह भी याद रखें कि पारा जो होता है द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एक धातु है। क्या है? एक धातु है, एक ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखें। ये जो छोटा छोटा प्रश्न है ये आपको बार बार परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यदि हम पारा की एक और गुण की बात करें, पारा के एक और गुण की हम बात करें, तो पारा का यह गुण यह भी है कि पारा किसी भी अन्य मटेरियल को अपने अंदर घुलाकर अमलगम का निर्माण करता है। अगर पारा के अंदर कोई भी चीज घुला दिया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? अमलगम। क्या कहेंगे? अमलगम। बार बार पूछता है कि अमलगम किससे बनता है। तो देखिए घुलने के मामले में पारा एक पदार्थ पारा जरूर रहेगा, तभी हम अमलगम बनेगा, ठीक है। तो यह भी बात याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि ऊष्मा के सर्वोच्चतम यानी सबसे अच्छा कंडक्टर और निकृष्टतम यानी सबसे पुअर कंडक्टर, पुअरेस्ट कंडक्टर, ठीक। तो अब ऐसा इन दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऐसा जोड़ा है जो सबसे अच्छा चालक भी है और एक सबसे बुरा चालक भी है? तो देखिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर जो होता है बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, बहुत अच्छा चालक होता है, ऊष्मा का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, ऊष्मा का चालन बहुत अच्छे से करता है। परंतु वहीं पे अगर लेड की बात कर लेते हैं, सीसा, तो जो ऊष्मा का चालन बहुत कम कर पाता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन ए, सबसे अच्छा चालक सिल्वर, जबकि सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर लेड। बाकी ऑप्शन इसके उचित नहीं है, तो यहाँ आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि केल्विन मापन में मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो आप जरा बताइए। देखिए डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो डिग्री सेल्सियस में मनुष्य के सामान्य ताप का मान होता है जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और यदि हम कहें कि अब तो हमको मनुष्य के सामान्य ताप डिग्री सेल्सियस में पता चल गया, और डिग्री सेल्सियस में अगर पता चल गया, कह रहा है कि केल्विन स्केल पे बताइए। आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि केल्विन स्केल पे बताइए कि केल्विन स्केल पे क्या होता है। तो देखिए हमेशा से मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि यदि किसी टेम्परेचर को जो कि डिग्री सी में हो, अगर कोई टेम्परेचर अगर डिग्री सी में हो, मान लीजिए कोई टेम्परेचर है अगर डिग्री सी में है और उसको केल्विन में ले जाना है, किस में ले जाना है? केल्विन में ले जाना है। तो आपको उसमें क्या जोड़ देना है? 273 जोड़ देना है, 273 जोड़ देना है। और यदि
केल्विन में है, यदि डिग्री केल्विन में है तो आपको 273 उसी में से 273 घटा देना है, ठीक है। तो ये डिग्री सी में आ जाएगा। तो जरा सोचिए कि यहाँ पे डिग्री सी 37 डिग्री सी था, तो इसमें क्या करना है, 273 जोड़ देना है। तो आप 273 जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 310, क्या आ जाएगा 310 केल्विन। तो देखिए 310 के आसपास 300, यहाँ पे तो दोनों ऑप्शन 300 हो गया है, कोई बात नहीं, आप इसको 310 कर लीजिए। तो ये आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी 310, ठीक। तो 310 केल्विन जो होता है वो मानव शरीर का केल्विन में सामान्य तापमान होता है। और इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक भी आप इसको ट्रिक के रूप में भी ऐसे समझ लीजिए जरा। देखिए डिग्री सी से यानी सी पहले आता है के बाद में आता है, ये समझने के लिए है मात्र। सी पहले आता है के बाद में आता है, तो सी से के में जाने के लिए 273 जोड़ देना है, यानी डिग्री सी से केल्विन में जाने के लिए 273 जोड़ देना है, और केल्विन से डिग्री सी में आने के लिए 273 घटा देना। तो आपका सही उत्तर बिल्कुल हो गया। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 310 केल्विन, लगभग 310 केल्विन। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है क्रायोजेनिक टेम्परेचर से आशय है उस ताप से जो, क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से जो, अब वो कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसको हम क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहेंगे। तो आपको याद ही रखना होगा कि -150 डिग्री से जो कम का टेम्परेचर होता है, -150 डिग्री से जितना भी कम जाएंगे, -150 डिग्री से कम जाने का मतलब हुआ कि -151, 52, 53, उससे पीछे की तरफ जाना। तो इससे कम का टेम्परेचर जो हुआ वही क्या कहलाता है, क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहलाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। तो चलिए क्रायोजेनिक के बारे में थोड़ी सी कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए -150 डिग्री सी से कम तापमान को क्रायोजेनिक तापमान कहते हैं, ठीक है। तथा इस निम्नों ताप का उपयोग करने वाली प्रक्रियाओं या उपयोगों का अध्ययन क्रायोजेनिक्स इंजीनियरिंग के तहत किया जाता है। अतः निम्न ताप पर भरे गए ईंधनों को सहजता से उपयोग कर लेने वाले इंजनों को ही हम लोग क्रायोजेनिक इंजन करते हैं, यानी इस टेम्परेचर पे जो भी इंजन काम करेगा उसको हम क्रायोजेनिक इंजन कहेंगे, ठीक है। तो आप याद रखिए यहाँ पे -150 डिग्री सी से कम ताप का जो आशय है या संदर्भ जो है वो क्रायोजेनिक से होता है। अगला प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेशन फोर्स, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षी बल नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है या आप इसको याद रखिए कि ये गैर संरक्षी बल होता है। क्या होता है, गैर संरक्षी बल होता है, गैर संरक्षी बल है ये, ठीक है। और फिर अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करें, विद्युत बल या गुरुत्वीय बल या कमानी का बल, ये जो तीनों बल हैं, ये तीनों को हम क्या कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। तो संरक्षी बल कहते हैं, क्या कहते हैं, संरक्षी बल। और एक्चुअली में होता क्या है संरक्षी बल, देखिए हम इसके बारे में, संरक्षी बल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है कि वह बल जो किसी वस्तु पर किए गए कार्य की मात्रा को पथ पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसके प्रारंभ और अंत के बिंदुओं पर निर्भर करता है। एक लाइन में फिर से बोलता हूं मैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। वह बल जो किसी वस्तु पर किए गए कार्य की मात्रा को उसके पथ पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि उसके प्रारंभ और अंत के बिंदुओं पर निर्भर करेगा। तो उसी वो वैसे सभी बल जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संरक्षी बल कहलाते हैं। इसमें कुछ ऐसे और भी बल हैं, आप इनके भी याद रखिए। प्रत्यास्थ बल की बात कर लेते हैं अगर हम, प्रत्यास्थ बल वो भी क्या है, संरक्षी बल का एग्जाम्पल है। फिर स्थिर विद्युत बल जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल, ये क्या है सब, ये यहां से लेकर यहां तक ये सब क्या है, ये सभी सब संरक्षी बल है। जबकि घर्षण बल क्या होता है, देखिए गैर संरक्षित, ये संरक्षित नहीं होता, ये नुकसानदेहक बल है, ये नुकसान करता है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल क्या, अब ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन ए। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या है, एक गैर संरक्षी बल है। तो पूछ भी रहा था कि कौन सा संरक्षी बल नहीं है, बाकी ये तीनों तो संरक्षी बल है, एक घर्षण बल ही है जो गैर संरक्षी बल है, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है ओम मीटर मात्रक है। ये ओम मीटर किसका मात्रक है। तो देखिए अगर हम प्रतिरोध की बात करते हैं, यहाँ प्रतिरोध, ठीक है। तो प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, और आर प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। क्या होता है फॉर्मूला, रो एल बाई ए। और जहां पे ये रो है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता, ठीक। रो को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता का ही मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर, ठीक है। और यहाँ एल जो है वो लंबाई है, और ए यहाँ पे क्या है, एरिया है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि प्रतिरोधकता जो होती है वो रो से प्रदर्शित की जाती है, और इसका जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। तो देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, ठीक है। और अगर हम बात कर ले चार्ज की बात करें, कुलाम, तो देखिए चार्ज का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, वो कुलाम होता है। क्या होता है, कुलाम, ठीक है। इसी के साथ आप ये भी याद रखें कि अगर हम इसे सीजीएस मात्रक की बात कर लेते हैं, सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस मात्रक इसका क्या होता है, ईएसयू कहिए, ईएसयू या स्टेट कुलाम कहिए, क्या कहिए, स्टेट कुलाम कहिए, स्टेट कुलाम। तो ये जो होता है इसका सीजीएस मात्रक हो गया, ठीक है। तो चार्ज की बात कर लिए, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम होता है, आप प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, आपको पहले भी पता। अगला प्रश्न करा कि वायुमंडलीय दाब को
मापने के लिए निम्नलिखित यंत्रों में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अब वायुमंडलीय प्रेशर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक एक करके देख लेते हैं। देखिए एमीटर। अब एमीटर का उपयोग जो होता है वो विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। किसका नाम मापन करने के लिए किया जाता है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिकल। और यदि हम लैक्टोमीटर की बात करें तो लैक्टोमीटर जो होता है वो दूध की शुद्धता को मापता है। और दूध की शुद्धता को कैसे मापता है? तो विशिष्ट घनत्व को माप कर दूध की शुद्धता मापता है। तो दूध की शुद्धता की माप करता है, दूध की शुद्धता की माप करता है। अगर हम बात करें पोटेंशियोमीटर की, तो पोटेंशियोमीटर जो होता है वोल्टेज का मापन करता है। किसका मापन करता है? वोल्टेज का मापन करता है। तो आप याद रखिए। और इसमें 1 मीटर तार का उपयोग किया जाता है। 1 मीटर तार का वोल्टेज मापन के लिए 1 मीटर तार का उपयोग किया जाता है, जहां पे पोटेंशियोमीटर कहलाता है। ठीक है, आप फिगर में पोटेंशियोमीटर का फिगर देख सकते हैं। देखिए, अगर अब तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। अब एक ही बच गया केवल, बैरोमीटर। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एकदम शानदार सा प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक घटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? अब देखिए, बल द्वारा किया गया कार्य, तो अगर हम इसकी बात करें तो W बराबर होता है Fs cos थीटा। क्या होता है? Fs cos थीटा। तो देखिए W बराबर F, फोर्स का मान दिया हुआ है 25 न्यूटन, और कितने दूरी तक विस्थापित हो रहा है? 5 मीटर तक। तो 25 गुणे 5, एंगल की कोई बात नहीं कहीं कही गई है। देखिए प्रश्न है, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में, तो बल की दिशा में ही जा रहा है, तो सेम ही डायरेक्शन में है, तो 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल के द्वारा किया गया कार्य। तो W बराबर F इंटू एस, यानी 25 इंटू 5, तो 25 पचे 125, और मात्रक क्या होगा कार्य का? न्यूटन। तो 125 न्यूटन। देखिए 125 न्यूटन कहाँ है? देखिए यहाँ न्यूटन, 125 न्यूटन। जबकि देखिए अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखते हैं तो अगर आपको केवल कार्य का मात्रक पता होता, मात्रक यानी न्यूटन, तो देखिए सब 125 तो सब है, परंतु यहाँ पे न्यूटन है केवल, तो 125 न्यूटन। तो केवल मात्रक से भी इस प्रश्न को टिक लगाया था, जरूरी नहीं है इतना हम ये सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से घूम रही है। वस्तु के द्वारा के अधीन गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है यहाँ पे। तो आप ही बताइए कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। और यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है? m जो दे रहा है द्रव्यमान, यहाँ पे 30 kg, द्रव्यमान कितना दे रहा है? 30 kg। ठीक है, और प्रश्न में क्या दिया हुआ है? जो यहाँ पे वेग, वेलोसिटी दे रहा है, वेग, और वेग दे रहा है आपका 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे सब पुट कर दीजिए। तो हाफ mv², हाफ m द्रव्यमान हो गया 30, और v² यानी 5 का गुणा 2 बार, इससे काटेंगे 15 दूना 30, और 15 पचे 75, 75 गुणे 5, 75 गुणे 5 हो गया 375। तो आपका हो गया सही उत्तर, क्या हो गया? 375। जबकि काइनेटिक ऊर्जा की बात है तो यहाँ पे ऊर्जा हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगा? जूल। तो 375 जूल। देखिए 375 जूल ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन 375 दिए हुए हैं, परंतु अगर केवल ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी की मात्रा कम पता होता कि जूल होता है, काइनेटिक ऊर्जा कोई भी होती है तो जूल में होती है, तो ये 375 जूल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि 10 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर है तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? दिया गया, जी का मान दिया गया 9.8। ठीक है, कोई प्रश्न बिल्कुल आसान प्रश्न है, देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे जो मास, द्रव्यमान की बात कर रहा है, तो कितनी बात कर रहा है? m बराबर कितना है? 10 kg। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पे ऊंचाई की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना है? ऊंचाई जिसको हम h से डिनोट करते हैं, तो ऊंचाई कितना है? 7 मीटर। तो देखिए अगर हम कार्य की बात करें और हमारे पास ऊंचाई और द्रव्यमान हो तो फॉर्मूला बन जाता है W बराबर mgh। क्या बनता है? mgh। W क्या है यहाँ पे? आप इसको कार्य कहिए या ऊर्जा कहिए, क्या कहिए? कार्य कहिए या कार्य कह सकते हैं या ऊर्जा कह सकते हैं। ठीक है, तो W बराबर होता है mgh। mg का मान प्रश्न में दिया हुआ 9.8, अगर नहीं दिया रहता तो 9.8 या 10 मानकर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। W बराबर mgh, m कितना है? 10, g का मान कितना है? 9.8, और गुणे ऊंचाई कितना दिया? 7, 10 सते 70 गुणे 9.8, और इसका जब आप गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 686 जूल। जबकि कार्य है, ऊर्जा है, तो जूल में ही होगा, तो 686 जूल। देखिए आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि 12 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा क्या होगी? दिया गया मान, फिर 9.8 यहाँ पे दिया गया, सेम पिछले प्रश्न की तरह है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई दे रहा है आपकी 5 मीटर, h का मान कितना दिया है? 5 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे द्रव्यमान कितना दे रहा है? m द्रव्यमान दिया है 12 kg। ठीक है, और यहाँ पे ऊर्जा पूछ रहा है, ऊर्जा कहिए या कार्य कहिए, तो ऊर्जा यहाँ पे W बराबर हो जाएगा कितना? W बराबर mgh। m का मान हो गया 12, g का मान हो गया 9.8, और h दिया हुआ है यहाँ पे 5।
12 पच्चे 60 और गुणे 9.8, और इसका जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 588 जूल। तो आपका सही उत्तर हो गया 588 जूल। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, आइजैक न्यूटन के गति के कितने नियम का सूत्रीकरण किया गया था? तो आइजैक के गति संबंधी कुल 3 नियम दिए गए थे। कितने नियम दिए गए? 3। ठीक है, और आप इन तीनों के विषय में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए पहला जो गति का नियम, पहला जो नियम था वो जड़त्व का नियम था। क्या था? जड़त्व का नियम। ठीक है, और दूसरे नियम की बात करें तो दूसरे नियम से हमको फॉर्मूला मिल जाता है F बराबर m/a। ये दूसरा नियम की बात करता है और इसी से ही सूत्र का निर्धारण होता है। तो हो ही गया बात। और तीसरा नियम जो होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया का नियम होता है। तो इस प्रकार ये न्यूटन के गति के कुल 3 नियम थे। ध्वनि से संबंधित एक शानदार प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, एक ध्वनि तरंग 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति और इसका तरंग दैर्ध्य कितना है? 0.1 मीटर है। तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यहाँ किसकी बात कर रहा है? समय की। देखते हैं प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए प्रश्न में यहाँ पे आवृत्ति जो दी हुई है वो n बराबर 3.5 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है। अगर हम इसको हर्ट्ज में केवल बदल लें तो ये हो जाएगा 3500 हर्ट्ज। ठीक है, और यहाँ पे लैम्डा का मान दिया हुआ है 0.1। ठीक है, और दूरी दिया हुआ है 700 मीटर, और पूछ रहा है कि समय कितना लगेगा। टाइम की बात पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा। तो आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। और दूरी तो है मेरे पास, दूरी यहाँ पे दिया है 700 मीटर, परंतु मेरे पास चाल नहीं है। तो चाल हम यहां से निकाल लेंगे। v बराबर क्या होता है? देखिए v बराबर होता है n लैम्डा। v बराबर क्या होता है? n लैम्डा, और v की क्या होता है? चाल है, वेलोसिटी है। तो n लैम्डा, n का मान दिया हुआ है 3500 और गुणे लैम्डा का मान है 0.1 का गुणा 3500 में करेंगे ये हो जाएगा 350। तो चाल भी मिल गई हमको। तो चाल मिल गया तो दूरी हो गया 700 और यहाँ पे चाल हो गई 350। तो 350 दूना 700 तो 2, यानी समय कितना आ गया? समय जो आ गया आपका यहाँ पे 2 सेकंड आ गया। तो देखिए आपका 2 सेकंड ऑप्शन में कहाँ है? 2 सेकंड ऑप्शन यहाँ पे डी आपका जो सही उत्तर है, ऑप्शन डी 2 सेकंड। देखिए प्रश्न कह रहा है कि सभी जीव रूपों में जीवन के अणु हैं। कह रहा है कि सभी जीवों में जीवन के अणु के रूप में कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के बिना शरीर नहीं चल सकता, प्रोटीन के बिना नहीं चल सकता, न्यूक्लिक अम्ल के बिना नहीं चल सकता। तो इन तीनों के बिना शरीर नहीं चल सकता है, जीवन के अणु हैं। तो इन्हें, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आइए हम लोग देख लेते हैं जीवन के संदर्भ में कुछ बातें। देखिए पृथ्वी पर जो जीवन का चक्र है ये विभिन्न प्रकार के अणुओं से निर्मित है। ठीक है, इनमें कौन कौन से अणु मुख्य रूप से? तो इसको हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ या जीवन के अणु। उसमें मुख्य रूप से देखिए प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है। लिपिड को ही हम लोग वसा कहते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये चारों क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल। इनके बिना जीवन संभव नहीं है। तो जीवन के अणु हैं ये। तो इन अणुओं में से सभी कोशिकाओं के लिए संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण है। ये शरीर के लिए दोनों रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, संरचनात्मक रूप से भी और कार्यात्मक रूप से भी। तो आपका सही उत्तर हो गया यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन डी। देखिए एक शानदार प्रश्न, जियोग्राफिकल टाइम स्केल, भूगर्भीय समय मापक्रम और जीवन रूप दिया हुआ है, और ये कब, कौन सा समय कब हुआ और किस समय में कौन से चीजें आई, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा है। तो देखिए कह रहा है कि प्लाइस्टोसिन कब आया, इसका समय क्या था? तो प्लाइस्टोसिन जो है वो मानव वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानव वंश से, ह्यूमन जेनस से संबंधित है। और पैलियोसिन किससे संबंधित है? पैलियोसिन जो है वो स्तनपायी से संबंधित है। किससे संबंधित है? मैमल्स, स्तनपायी से संबंधित है। ठीक है, उसी प्रकार मर्मियन किससे संबंधित है? तो मर्मियन जो है मंडूक यानी फ्रॉग्स, मेढकों से संबंधित है। मर्मियंस मेढक से संबंधित है। और क्रैम्बियन यानी अकशेरुक, इनवर्टिबल्स। तो कैम्बियम जो किससे संबंधित है? अकशेरुक से। तो देखिए आपका सही उत्तर हो गया 2, 1, 4 और 3। तो ये आपका सही उत्तर हो गया 2, 1, 4, 3। देखिए कहाँ ऑप्शन है? 2, 1, 4, 3। ऑप्शन ए में आपका सही उत्तर है। तो इसलिए आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापक्रम, ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है। रेलवे तो इसका एकदम समझिए कि हमेशा इसको पूछता ही रहता है। तो आप नॉर्मली डिग्री सेल्सियस में मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 36.9 डिग्री सेल्सियस। इसी को हम लोग कहते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य मतलब डिग्री सेल्सियस में होता है। अगर इसी को हम पूछ ले कि फॉरेनहाइट में बताइए, तो फॉरेनहाइट में भी आपको याद रखना चाहिए कि फॉरेनहाइट में जो इसका टेम्परेचर होता है 98.6 फॉरेनहाइट होता है। कितना होता है फॉरेनहाइट? अगर हम कहें कि इसको केल्विन में बताइए, तो केल्विन में भी आप याद रखिए कि केल्विन में होता है 310 केल्विन। कितना होता है? 310 केल्विन। देखिए, और यहाँ पे सेल्सियस से अगर केल्विन में बदलना होता है तो 273 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? 273 जोड़ देते हैं। और यदि केल्विन से सेल्सियस में जाता है तो 273 घटा देते हैं। ये दोनों बात याद रखिए, ये प्रश्न आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ का सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। कितना? 36.9 डिग्री सी। इसी को हम 37 डिग्री सी भी सामान्यतः कह देते हैं। तो ये हो गया आपका सही उत्तर।
अगला प्रश्न कह रहा है कि स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है। देखिए, अगर हम बात करें कि वनस्पति के संग्रह को हम क्या कहेंगे, साइंस में वनस्पति के संग्रह को क्या कहेंगे, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हम एक एक करके सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए, हर्बेरियम, तो हर्बेरियम जो होता है उसे हम कृत्रिम रूप से वनस्पतियों का संग्रह कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कृत्रिम रूप से वनस्पति का संग्रह, कृत्रिम रूप से संग्रह, कृत्रिम रूप से संग्रह किसका? वनस्पति का। संग्रह किसका? वनस्पतियों का। ठीक है। और दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात कह रहा है कि सभाघर, सभाघर आपको सभी को पता है कि जहाँ पे ऑडिटोरियम बोलते हैं, जहाँ पे भाषण के लिए, संगीत के लिए, नाट्य के लिए या प्रेक्षागृह, ऐसे स्थान जहाँ शादी विवाह भी किया तो सभाघर कहलाता है। तो सभाघर हो गया, सभाघर के बारे में आप जान गए। फिर देखिए तीसरा कह रहा है सैनिटेरियम, तो सैनिटेरियम जो होता है सैनिटाइज से, आप कोरोना के टाइम में सुने होंगे सैनिटाइज के लिए एक रूम बनाया था, तो सैनिटेरियम उससे संबंधित है। बीमार लोगों को इलाज के लिए एक जगह आराम से रखने के लिए सैनिटेरियम बनाया जाता है, बीमार लोगों के इलाज एवं आराम के लिए एक स्थान, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। प्लेनेटेरियम ही वह स्थान है जहां पे तारों, ग्रहों, अंतरिक्ष के दृश्य को कृत्रिम रूप से दिखाया जाता है। तो ये प्लेनेटेरियम हो गया। तो यहाँ पे आपका प्रश्न था स्थानीय वनस्पति का संग्रह, तो देखिए वनस्पति का संग्रह कहाँ हो रहा है? कृत्रिम रूप से हर्बेरियम में होता है। तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए, हर्बेरियम। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज देखिए, ऑप्शन यहाँ पे दिया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जॉन साल्क, रॉबर्ट कोच और एडवर्ड जेनर। तो एक एक ऑप्शन को हम एक एक करके देख लेते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की हम अगर बात करते हैं तो 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई। किसकी खोज की गई? पेनिसिलिन की, पेनिसिलिन की खोज की गई, पेनिसिलिन की खोज की गई। और अगर हम जॉन साल्क की बात कर लेते हैं, जॉन साल्क 1955 में खोजा था। इन्होंने क्या खोजा था? पोलियो की टीका की खोज इन्होंने नहीं की थी, जॉन साल्क ने 1955 में। कब की थी? 1955 में जॉन साल्क ने पोलियो की टीका की खोज की थी। और तीसरा ऑप्शन देखिए, आपका सही ऑप्शन तो ऑप्शन बी हो गया, परंतु हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं, रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। किसकी खोज की थी? टीबी के बैक्टीरिया की। तो आप इसको याद रखिए, टीबी की बैक्टीरिया की खोज की थी, टीबी के बैक्टीरिया की। और चौथा ऑप्शन करा एडवर्ड जेनर, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज का पता लगाया। किसका? चेचक का। तो चेचक के टीके की खोज का पता लगाया एडवर्ड जेनर ने। और कब लगाया था ये भी आप याद रखिए, 1776 में। और जबकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे तो यहाँ प्रश्न में तो पोलियो के टीके की बात की गई थी। अगर हम 2 बूंद की बात करें कि पोलियो की 2 बूंद की खोज किसने की? 2 बूंद वाले तरीके की। तो जबकि पोलियो ड्रॉप, जिसको हम ड्रॉप बोलते हैं, पोलियो ड्रॉप या 2 बूंद, तो इसकी जो खोज की थी किसने की थी? अल्बर्ट साबिन ने। किसने की थी? अल्बर्ट साबिन ने। तो आप याद रखिए अल्बर्ट साबिन। तो अल्बर्ट साबिन ने 1961 में 2 बूंद जिंदगी की टीके की खोज की। तो इसको पोलियो ड्रॉप कह लीजिए या टीके की खोज कह लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? तो अभी हमने पिछले प्रश्न में बताया कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? पेनिसिलिन की खोज की थी। तो आपका सही उत्तर हो गया पेनिसिलिन, ऑप्शन ए, बिल्कुल सही बात है। और ये हुआ कब? अब देखिए, इसको भी हमने पिछले प्रश्न में बताया था कि 1928 में। कब किया था? 1928 में मानव के द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक थी। क्या थी? पहली एंटीबायोटिक थी। तो आप याद रखिए कि 1928 में पहली क्या थी? एंटीबायोटिक थी, एंटीबायोटिक थी। ठीक है। चलिए कुछ खोजकर्ता और उनके आविष्कारक की बात कर लेते हैं एक साथ। कह रहा है देखिए लीवेनहॉक, आपको याद रखना होगा कि लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी, जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज की थी। और इवान वश्की ने किसी खोज की? वायरस विषाणु की खोज की थी। लुइस पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई। और रेटे लैनेक ने स्टेथोस्कोप आला जिसको कहते हैं आप सामान्य रूप में। विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई। जेम्स यंग निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म को बताया कि निश्चेतक के रूप में आप क्लोरोफॉर्म का यूज कर सकते हैं। हैंसन कुष्ठ रोग के जीवाणुओं की खोज की थी। हैंसन ने, उन्हीं के नाम पर हैंसन रोग भी कहा जाता है या कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी। किसने की थी? प्लाज्मोडियम के चक्र का बताया था। ठीक है। तो ये आप याद रखिए, ये सब परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है सूची 1 का मिलान सूची 2 से करिए। सूची 1 में कुछ उत्पाद दिए हुए हैं और उनके सोर्स क्या है, उन उत्पादों के सोर्स क्या है उनके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ अफीम की अगर हम बात करें तो अफीम जो होता है वो फलों से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? फल से। और हींग जो है वो जड़ होता है। क्या होता है? पौधे का जड़ होता है। और रबड़ की बात कर रहा है तो रबड़ जो होता है आपका ये तने से प्राप्त होता है। तो पौधे का तना जो होता है वो रबड़ प्राप्त करने के लिए काम आता है। तो जो कुनैन है वो कुनैन जो दवा है, एक प्रकार की दवा है जो छाल से प्राप्त की जाती है। तो इस प्रकार आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। देखिए तो 3, 2, 4, 1 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पौधा कलम द्वारा संवर्धित नहीं होता है?
तो देखिए गुलाब का जो पौधा होता है उसकी टहनियों को काट कर या टहनियों के पास कलम बांधकर ये पौधे का वो किया जा सकता है। ब्रायोफाइलम का भी किया जा सकता है, गेंदे के फूल का भी किया जा सकता है, परंतु केले का कलम के द्वारा संवर्धन नहीं किया जा सकता। तो आपका सही उत्तर तो हो गया केला। तो आइए जरा कुछ और देख लेते हैं इसके बारे में। कह रहा है गुलाब ब्रायोफिलियम और गेंदे जैसे पौधों का कलम संवर्धन के द्वारा होता है, जबकि केले का कलम द्वारा संवर्धन नहीं किया जाता है। राइजोम प्रकंड केले का भूमिगत तना होता है जिससे कई कलियां होती हैं। इनमें से प्रत्येक कली अंकुरित होती है और अपना स्वयं का रूप लेती है, एक तने का रूप लेती है। और केले का प्रवर्धन अधिकतर प्रकंदों और चूड़कों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही जो उत्तर हो गया वो हो गया केला। केले का प्रवर्धन कलम द्वारा संवर्धित नहीं होता है। तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अब देखिए प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, किस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? तो आप सभी को पता है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलाव केवल प्रकाश संश्लेषण ऐसी एक क्रिया होती है। आप चित्र में देख सकते हैं सामने प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इसमें जो होता है जो प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में बदल जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि भ्रूण एम्ब्रियो किस में मिलता है? कह रहा है भ्रूण जो होता है वो इनमें से किस में प्राप्त किया जाता है? फूल में मिल जाता है कि बीज में मिलता है कि पर्ण में मिलता है कि कली में मिलता है? तो देखिए जो भ्रूण होता है पौधों का भ्रूण, वो पौधों के भ्रूण जो बीज से प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं? बीज में मिलते हैं। तो आपका सही ऑप्शन हो गया सीड्स, बीज में। तो इस प्रश्न में आप याद रखें कि भ्रूण कहाँ मिलता है, तो भ्रूण बीज में प्राप्त होता है, सीड्स में प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। यह प्रश्न देख लेते हैं। देखिए कह रहा है किसी कवक की कोशिका भित्ति पादपों से किस प्रकार भिन्न होती है? इनमें होता है, इनमें क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे बात की गई है कवक की और पादपों की, तो हम इनमें अंतर समझ लेते हैं। देखिए एक तरफ हम लेते हैं पादप और एक तरफ लेते हैं कवक। ठीक है, और इनमें हम अंतर समझ लेंगे। कवक, अगर हम क्लोरोफिल की बात करें, क्लोरोफिल किसकी बात करते हैं? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पादपों में होता है, पादपों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, लेकिन कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। फिर इसी प्रकार अगर हम कोशिका भित्ति की बात करें, कोशिका भित्ति जिसको हम लोग कोशिका भित्ति जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, भित्ति, तो कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। पादपों में किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और जो कवक में कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो ये बात आप याद रखें। फिर इसी प्रकार अगर हम लोग भोजन निर्माण की बात करते हैं कि पादप कैसे, तो भोजन निर्माण की अगर हम बात करें तो भोजन निर्माण में पादप जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वयं अपना भोजन का निर्माण करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो स्वयं निर्माण करते हैं, और वो भी किसके द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण कह लीजिए या फोटोसिंथेसिस कह लीजिए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना निर्माण करते हैं। और जबकि काइटिन कवक जो होते हैं वो विषमपोषी होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉपिक। तो ये विषमपोषी होते हैं, विषमपोषी, ये किसी और के ऊपर ही आश्रित होते हैं, विषमपोषी। तो इस प्रकार आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न में। तो अभी हमने बताया कि पादपों में क्या होता है? सेलुलोज पाया जाता है, जबकि कवक में काइटिन पाया जाता है। तो देखिए पादपों में सेलुलोज पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोजन, लेकिन कवक में आपको क्या पाया जाता है? काइटिन पाया जाता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक बार प्रश्न को पुनः रिपीट कर लेते हैं। कह रहा है कि किसी कवक की कोशिका भित्ति पादपों से भिन्न होती है, क्योंकि इनमें क्या होता है? तो पादपों में क्या होता है? तो पादपों में सेल्यूलोज होता है, परंतु कवक में क्या होता है? तो कवक में क्यों भिन्न होती है? क्योंकि इसमें काइटिन पाया जाता है, तो इसीलिए यह भिन्न होती है। साथ ही साथ आप ये भी याद रखें कि कवकों में जो संचित भोजन होता है वो कवक में जो होता है, संचित जो भोजन होता है कवकों में ग्लाइकोजेन के रूप में उपस्थित होता रहता है। किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजेन के रूप में। तो किस में रहता है? ये कवकों में के रूप में संचित होता है। और एक बात यह भी याद रखें कि पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। तो मैंने भी बताया, तो ये हो गया सेलुलोज, पादप के लिए हो गया पादप, और सारी बातें हम लोग ने इसमें कर ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है प्रश्न कि साल का टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है, मतलब किस रोग से संबंधित है साल का टीका? तो देखिए जो साल का टीका यानी पोलियो का टीके से संबंधित होता है साल का टीका। साल के एक वैज्ञानिक का नाम था जॉन ई साल्क, उनका पूरा नाम था जॉन ई साल्क, जो पोलियो से संबंधित थे। तो आइए यहाँ पे तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो गया, परंतु देख लेते हैं और सभी के बारे में। तो देखिए साल्क का टीका पोलियो से संबंधित है। और चेचक के टीके की बात करें तो एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी। और इंसुलिन की अगर हम बात करें तो बेंटिंग नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और पोलियो अभी हमने बताया जॉन ई साल्क ने इनकी खोज की थी। और टीबी की जो थे कालमेट ग्लूरिन, टीबी की टीके की खोज किसने की थी? कालमेट ग्लूरिन। तो आपको ये चारों याद रखना होगा।
अगला प्रश्न कह रहा है कि बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए। तो सभी को पता है बीसीजी, बीसीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, बैसिलस कैलिमेट ग्यूरिन। क्या होता है, बैसिलस कैलिमेट ग्यूरिन। तो इसका जो टीका होता है जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए, जन्म के तुरंत बाद। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो गया, क्या, ऑप्शन सी। तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, जन्म के तुरंत बाद किसका टीका लगता है, बीसीजी का टीका लगता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यूरिन कालमेट ने, वैज्ञानिक का नाम है यूरिन कालमेट ने, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन बीसीजी के टीके की खोज की थी। यह टीका तपेदिक एवं क्षय रोग से बचने के लिए, तपेदिक यानी टीबी, क्षय रोग वही या क्षमा कहते हैं या टीबी कहते हैं या क्षय रोग कहते हैं, से बचने के लिए लगाया जाता है। सामान्यतः बच्चों के जन्म के तुरंत बाद यह टीका नवजात शिशु को लगा देना चाहिए ताकि इस प्रकार की गंभीर बीमारी से छुटकारा दिलाया जा सके। तो आपको ये प्रश्न याद रखना होगा कि बीसीजी का टीका जन्म के तुरंत बाद लगता है और इनके वैज्ञानिक का क्या नाम था, यूरिन कालमेट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। तो आपको पता होना चाहिए, फोबिया मतलब डर, फोबिया क्या होता है, डर। तो हाइड्रो मतलब पानी से डर, तो हाइड्रोफोबिया, तो पानी से डरने वाली बीमारी हाइड्रोफोबिया। तो अच्छा ये होता कैसे है, तो ये इसी को हाइड्रोफोबिया कहते हैं या इसी को क्या कहते हैं, रेबीज या रेबीज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेबीज। तो ये होता कैसे है, ये कुत्तों के काटने से होता है। किसके काटने से, कुत्तों के काटने से। रेबीज कैसे फैलता है, कुत्तों के काटने से। अब कुत्तों में ऐसा क्या पाया जाता है, तो यहाँ प्रश्न में ऑप्शन में कह रहा है कि बैक्टीरिया, जीवाणु, फफूंद, प्रोटोजोआ, वायरस। तो वायरस के कारण पाया जाता है। वो कौन सा वायरस होता है, देखिए वायरस के कारण जो हाइड्रोफोबिया होता है किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। तो यहाँ पे वायरस तो के कारण होता है, लेकिन वो वायरस होता कौन है, इस वायरस का नाम होता है लाइसा वायरस। कौन सा वायरस, लाइसा वायरस, लाइसा वायरस। तो आप इस बात को याद रखिए। और हमने बात की रेबीज की, तो रेबीज के टीके की जो खोज की थी वो लुईस पास्चर ने की थी। किसने की थी, लुई पास्चर ने। तो आप ये भी बात याद रखिए। और देखिए, और ये अभी कभी कभी किसी किसी प्रश्न में पूछ देता है कि यह किसको प्रभावित करता है, तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह बीमारी किसको प्रभावित करता है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखें आप। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब शरीर में निर्जलीकरण होता है, यानी पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है। तो देखिए, जब शरीर में निर्जलीकरण होता है, जिसको हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं, तो इसमें हम लोग सोडियम क्लोराइड, नमक की कमी हो जाती है शरीर में, जिसके कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो आपको ये प्रश्न ऐसे सीधा याद रखिए कि NaCl नमक की कमी हो जाती है तो अब डिहाइड्रेशन हो जाता है। अगला प्रश्न करा कि दूध का घटिया स्रोत क्या है। तो देखिए, दूध में कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है थोड़ी मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी दूध में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो ये घटिया स्रोत है, बिल्कुल नहीं पाया जाता। विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखें कि विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। कह रहा है प्रश्न कि थायमीन है। अब देखिए, यहाँ पे 4 विटामिन दिए हुए हैं, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन B1। तो थायमीन किसका रासायनिक नाम है, तो आप बताइए इसमें कौन सा किसका रासायनिक नाम थायमीन है। इसमें जो विटामिन सी है, विटामिन सी को हम स्कर्बिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कर्बिक अम्ल। ठीक है, और विटामिन B2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं। क्या कहते हैं, B2 को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, राइबोफ्लेविन। ठीक है, और इसी प्रकार देखिए यहाँ पे विटामिन B1, तो विटामिन B1 को क्या कहते हैं, तो इसी का नाम होता है, विटामिन B1 का ही नाम होता है थायमीन। विटामिन B1 का ही नाम होता है क्या, थायमीन। क्या नाम होता है, विटामिन B1 का ही नाम थायमीन। और विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सिन। चलिए आइए देख लेते हैं सारे विटामिन और उनके रासायनिक नाम। देखिए मैं कह रहा विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन, और विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, अभी हमने बताया। विटामिन B3 का नायसिन, विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल, और विटामिन B6 का पैराडॉक्सिन, और विटामिन B7 का बायोटीन, और विटामिन B9 का फोलिक एसिड, विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 बार बार पूछा जाता है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। और विटामिन सी का एस्कर्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल, और विटामिन ई का टेकोफेरॉल। तो आपको ये याद रखना होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थियों, दांतों के, हड्डियों और दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए कैल्शियम तो एकदम बिल्कुल आवश्यक है। इसी प्रकार फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस दांतों में पाया जाता है, बहुत आवश्यक होता है। फ्लोरीन हड्डियों में और दांतों दोनों में पाया जाता है, ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन आयोडीन जो होता है हड्डियों के लिए आवश्यक नहीं है। आयोडीन हड्डियों के लिए, दांत के लिए या हड्डियों के लिए यह आवश्यक नहीं है। तो इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, आयोडीन। आयोडीन कहाँ उपयोगी होता है, तो आयोडीन घेंघा रोग जो होता है, गलगंड कहते हैं, घेंघा रोग कहते हैं, वहाँ आयोडीन का उपचार में
किया जाता है। तो आयोडीन की मात्रा घटने से गलगंड या घेंघा रोग होता है, तो यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो प्रश्न में यहाँ पे सही उत्तर हो गया आयोडीन, जबकि फास्फोरस, कैल्शियम और फ्लोरीन जो होता है वो दांतों और हड्डियों के लिए बहुत ही पौष्टिक तत्व है। अगला प्रश्न कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है। अब अंतःस्रावी हार्मोन्स वो कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन को स्रावित कराती है। तो देखिए, आइए देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन्स ग्रंथि जो होती है वो TSH होती है। इसी को कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन। क्या बोलते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आप TSH का नाम याद रखिए, TSH। देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पे दिया हुआ है TSH, तो इसका फुल फॉर्म हुआ क्या? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। जबकि TSH का जो स्रावित पीयूष ग्रंथि से अग्रभाग से होता है। अब जो पीयूष ग्रंथि है उसके अगले हिस्से से ये स्रावित किया होता है, ठीक है। और यह होता क्या है एक्चुअल में? ये क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो कभी आपसे पूछ ले कि TSH क्या है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो आप याद रखिए, आपका सही उत्तर हो गया TSH, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न करा, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन हार्ट, मतलब हृदय में कितने कक्ष होते हैं। आपको यहाँ पे चित्र में दिख रहा है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो हृदय में, मानव हृदय में जो होते हैं 4 कक्ष होते हैं। चित्र में देखिए, दो, उसमें जो 2 कोष्ठ हैं, ऊपर वाले जो 2 कोष्ठ हैं वो आलिंद हैं और नीचे वाले जो 2 कोष्ठ हैं वो निलय हैं। और दाया आलिंद महाशिरा से रुधिर प्राप्त करता है और बाया आलिंद फुसफुस शिरा से रक्त प्राप्त करता है। तो आप ये बात याद रखिए कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो कुल 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत पाया जाता है। जरूर इसका नाम तो जर्मन सिल्वर है, परंतु इसमें सिल्वर की मात्रा नहीं होती है। तो नन ऑफ दीज, इसमें से कोई ऐसा, इसमें सिल्वर की मात्रा कितनी होती है? 0% होती है। सिल्वर की मात्रा तो होती ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो एक्चुअल में होता क्या है इसमें? तो होता है, अगर हम बात करें जर्मन सिल्वर की, तो जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। क्या है? एक मिश्र धातु है। और मिश्र धातु अर्थात कुछ धातुओं को मिलाकर, एक निश्चित मात्रा में मिलाकर एक धातु तैयार की जाती है, जिसे हम जर्मन सिल्वर कहते हैं। तो उसमें वो मात्रा कौन कौन सी होती है? देखिए, तो 60% जो होता है वो तांबा होता है। क्या होता है? 60%, 60% कॉपर की मात्रा होती है, 20% निकिल की मात्रा होती है। कितना होती है? 20% निकिल की। तो 60 तांबा हो गया, 20 निकिल हो गया, और 20% जो होता है वो जस्ता होता है, जिसको हम लोग जिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंक। जडन कहिए, जिंक। तो 20, 60, 20, 20, 40, 100 हो गया ये आपका। तो 100% हो गया। तो इसमें तो सिल्वर है ही नहीं है। तो फिर इसे हम लोग जर्मन सिल्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सिल्वर चांदी के जैसा दिखता है। क्योंकि यह देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि यह चांदी के जैसा दिखता है, किंतु इसमें चांदी या सिल्वर बिल्कुल नहीं पाया जाता है। सिल्वर मतलब चांदी नहीं पाया जाता है। तो आप प्रश्न को याद रखिए कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, इसीलिए इसको जर्मन सिल्वर कहा जाता है, क्योंकि यह चांदी की जैसा दिखता है। अगला प्रश्न कह रहा है, मार्स गैस। मार्स गैस है, निम्न में कौन सा मार्स गैस है? आप बताएं मार्स गैस किसे कहेंगे। देखिए, प्रश्न में मार्स गैस की बात कर रहा है, तो मार्स गैस को हम मीथेन गैस भी कहते हैं। मीथेन गैस, तो मार्स गैस, तो ऑप्शन ए में यहाँ पे मीथेन दिया हुआ है, और इसी को हम बोलते हैं CH4। क्या होता है? CH4 इसका फार्मूला होता है, अणुसूत्र कह लीजिए। तो मार्स गैस को हम मीथेन गैस के नाम से जानते हैं। और मेथेन एल्केन श्रेणी का सदस्य है। किस श्रेणी का सदस्य है ये? मेथेन एल्केन श्रेणी का। तो आप इसको याद रखिए। देखिए, और हम बात कर लेते हैं कि ये सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है? सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है। और ये पाया कहाँ जाता है? तो ये पाया जाता है गैस दलदली स्थानों पे। दलदली स्थानों पे पाया जाता है। खान में हुआ, धान की खेत में पाया जाता है। खानों के अंदर से निकलता है मार्स गैस या मीथेन गैस, इसलिए इसे मार्स गैस कहा जाता है या मार्स दलदल कहते हैं। मीथेन और वायु के मिश्रण को प्रज्वलित करने पर भयंकर विस्फोट होता है। कोयले की खानों में विस्फोट होने का यही कारण होता है। अक्सर जो कोयले की खान में विस्फोट होता है ये मीथेन के कारण ही होता है। इसलिए इसे मीथेन गैस को फायर डैम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फायर डैम। तो आप इसका एक नाम ये भी याद रखें। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसको क्या क्या कहा जाता है। देखिए, एक पहले मैंने कहा मार्स गैस, तो आप याद रखिए इसको हम क्या कहेंगे? मार्स गैस। ठीक। दूसरी बात हमने कहा मीथेन। मीथेन कहिए, मार्स गैस के लिए इसका केमिकल फार्मूला हमने क्या बोला? अणुसूत्र CH4। फिर इसको हमने कहा कि सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है, दलदली स्थानों पे पाया जाता है, तो मार्स। फिर हमने इसे कहा कि ये एक फायर डैम्ड है। क्या है? फायर डैम। तो आप इन सभी नामों से इसको याद रखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि CNG का मुख्य घटक है। तो CNG यानी, पहले तो इसका फुल फॉर्म की हम बात करेंगे। CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में कहिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या कहेंगे? हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो आइए, CNG का जो पूरा नाम होता है वो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, जो हिंदी में इसे अगर हम कहें तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से जाना जाता है। और CNG का मुख्य घटक देखिए, इसका मुख्य घटक वही मीथेन है जो पिछले प्रश्न में आया था। इसको हमने कहा था CH4 कहिए, मीथेन कहिए, मार्स गैस कहिए, दलदली गैस कहिए,
या फायर डैम्प गैस कहिए। तो सीएनजी का प्रमुख घटक क्या होता है, उसका मुख्य रूप से उसमें क्या होता है, तो CH4 मीथेन होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है, पहले मैंने बता चुका हूं। तो आपका सही उत्तर हो गया सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है, CH4 मीथेन। तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किसको एक हास्य गैस, लाफिंग गैस कहा जाता है। लाफिंग गैस यानी हंसने वाली गैस। तो हंसने वाली गैस निम्नलिखित में N2O को ही हम क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड N2O को ही हास्य गैस कहते हैं। इसकी खोज देखिए सर प्रिस्टले ने की थी, एक वैज्ञानिक थे सर प्रिस्टले, लेबोरेटरी में इसकी खोज की गई सर प्रिस्टले के द्वारा। किसकी खोज, सर प्रिस्टले के द्वारा किसकी खोज की गई, हास्य गैस की। और इसका उपयोग मुख्य रूप से शल्य चिकित्सा में किया जाता है। चीड़-फाड़ जहां चिकित्सा की जाती है वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। और इसको अगर अधिक मात्रा में सूंघ लिया जाए तो इंसान बेहोश होता है, निश्चेत हो सकता है। तो आप इसको याद रखिए, इसका फॉर्मूला होता है N2O। क्या होता है, अणु सूत्र होता है N2O। और इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए आपके किस ऑप्शन में है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड है, यहाँ पे आपको नाइट्रस ऑक्साइड देखना होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, यहाँ ओजोन की बात कर रहा है, तो ओजोन का जो फॉर्मूला होता है O3 होता है, आप याद रखिए। मीथेन के बारे में मैं पीछे प्रश्न में बता चुका हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस। तो आप ऐसे याद रखिए कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए सबसे अधिक हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, और सबसे अधिक क्या, हाइड्रोजन का ही उपयोग किया ही जाता है केवल। तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। हमने बात की वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। जो यह प्रक्रिया होती है इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो कई बार प्रश्न पूछा है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और इसमें आपको यह भी बात याद रखना होगा कि इसमें जो उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है उसको क्या, वो क्या होता है, निकिल। तो उत्प्रेरक के रूप में निकिल का उपयोग किया जाता है, निकिल का। ठीक है, तो इसमें तीन बातें हमने याद रखें कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, हाइड्रोजनीकरण, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और उत्प्रेरक के रूप में हम लोग इसमें निकिल का प्रयोग करते हैं। तो ये तीनों बात आप याद रखें। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कह रहा है न्यूट्रॉन की खोज की थी, किसने की थी। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के लिए हम अक्सर याद रखते हैं कि ईंट पर नाच, एक ट्रिक है ईंट पर नाच, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। किसने की थी, चैडविक ने। तो इस तरह आप याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो देखिए प्रश्न में कहाँ पे चैडविक है, जेम्स चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। आइए न्यूट्रॉन के बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे हेडिंग है न्यूट्रॉन। तो देखिए न्यूट्रॉन को अगर संकेत के रूप में हम बात करें तो इसको हम लोग n के ऊपर 1 लिखकर और यहाँ पे 0 चढ़ाकर इस तरह संकेत के रूप में लिखा जाता है। खोजकर्ता की बात हमने कर ली है कि जेम्स चैडविक ने इनकी खोज की थी। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। और इसका निर्माण जो होता है, न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, तो बेरिलियम पे जब हाइड्रोजन का क्रिया कराया जाता है तो कार्बन और एक न्यूट्रॉन की उत्पत्ति होती है। तो एक न्यूट्रॉन यहाँ से निकलता है। तो यदि हम बात करें कि इस पे आवेश, तो ये आवेशहीन होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, आवेशहीन होता है, अर्थात ये उदासीन होता है। आवेशहीन कहिए, उदासीन कहिए या न्यूट्रल कहिए, और नाम से भी है न्यूट्रॉन, न्यूट्रल। ठीक है, और अगर इसके निरपेक्ष द्रव्यमान की अगर हम बात कर लें तो इसका जो द्रव्यमान होता है 1.674 इंटू 10⁻20⁻24 ग्राम। किसमें, देखिए फिर से याद रखिए 1.6749 इंटू 10⁻24 ग्राम में। ठीक है, और यदि हम केजी की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻27 केजी। देखिए इस बच्चे अक्सर इसको गलती करते हैं, यहाँ -24 है, -27 है। ग्राम से अगर हम केजी में जाएंगे तो -24 पीछे की तरफ हम बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ग्राम से केजी में गए तो हम यहाँ से -24 से -27 हो गया। तो निरपेक्ष द्रव्यमान हो गया इसका ये। अगर हम सापेक्ष द्रव्यमान की बात करें तो लगभग 1 AMU के बराबर होता है, 1 AMU के बराबर होता है। 1.0086 एक्चुअल, यानी लगभग 1 AMU के बराबर होता है। और दो बातें और हम याद रख लेते हैं साथ में ही। देखिए जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 कण होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे हल्का मौलिक कण है। मौलिक कण तो तीनों हैं, जबकि अगर हम कहें कि सबसे हल्का मौलिक कण कौन है तो वो इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का मौलिक कण है, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है सबसे भारी मौलिक कण होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, सबसे भारी मौलिक कण होता है। और इन तीनों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में अगर हम बात करें तो तीनों में इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन जो है तो ये दोनों अस्थायी कण है। क्या है, अस्थायी है, फिक्स है। परंतु न्यूट्रॉन जो होता है अस्थायी कण है। क्या है, अस्थायी कण है। तो आपको ये भी बात रखना है कि न्यूट्रॉन जो है वो क्या है, अस्थायी कण है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप न्यूट्रॉन के बारे में याद रखें। अगला प्रश्न कह रहा है प्रोसेस ऑफ सॉलिड चैम्फर इनटू वेपर चैम्फर, मतलब कि ठोस कपूर से, कपूर जो होता है ठोस कपूर से वाष्प वाला कपूर बनाने में कौन सी प्रक्रिया उपयोग की जाती है।
आइए इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले इस पे हम कुछ विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। तो पहली हम बात ये देख लेते हैं कि ठोस, द्रव तथा गैसों पर तीनों अवस्थाओं में, जैसे कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है और गैस अवस्था में है, तो इन पर जो ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम ठोस पे प्रभाव करें, अगर हम बात करें कि ठोस पदार्थों पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो टेम्परेचर होता है, जो हीट होता है, अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो ठोसों का एक्सपेंशन होगा, ठोस क्या होंगे, बढ़ेंगे, उनका प्रसार होगा, बढ़ेंगे, और उनके पार्टिकल्स होंगे, उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या होगी, उनके पार्टिकल्स के कणों में, मतलब उनके ठोसों के जो कण होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ये दूसरी बात आप याद रखें। तीसरी बात हम कह रहे हैं कि अंतरा आणविक बल, जिनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं, वो जो कमजोर हो जाते हैं। अंतरा आणविक बल, उनके आपस के जो अंदर के जो अणु आपस में होते हैं वो कमजोर, जब ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, जब ताप बढ़ेगा तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिए। फिर हम अगर चौथी बात कर लेते हैं, विशिष्ट आयतन, स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ जाता है, विशिष्ट आयतन इनका बढ़ जाता है। और देखिए इसका कारण भी है, इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए कि गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ठोस, लोहा ठोस है, तो उनके पटरियों के बीच जो होता है वो खाली जगह, देखिए थर्मल एक्सपेंशन होता है, तो रेल की पटरियों के बीच में खाली जगह हो जाता है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर हम बात करें द्रव पे, द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताप का, टेम्परेचर का द्रव पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो लिक्विड का जो प्रसार होता है, द्रव में लिक्विड का जो प्रसार होता है ठोसों की तुलना में अधिक होता है। प्रसार तो दोनों में होता है, ठोस में भी होता है, द्रव में होता है, लेकिन अब द्रव में ज्यादा होता है। अगर हम द्रव को गर्म करें या ठोस गर्म करें तो ठोस की अपेक्षा इसमें प्रसार ज्यादा होगा। प्रसार की बात करें तो प्रसार ज्यादा होगा, एक्सपेंशन ज्यादा होगा। अगर इनके हम पार्टिकल्स की बात करें, द्रव के कणों की बात करें, तो इनके बीच की दूरी भी बढ़ जाती है। वहां पे क्या बढ़ रहा था, गतिज ऊर्जा, और इनके बीच की दूरी यहाँ बढ़ जा रही है, और इनमें भी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो जब बीच की दूरी बढ़ी है, गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाता है, और इनका, लेकिन द्रवों का घनत्व तो कम हो जाता है। आपको ये बात याद रखना होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएं, द्रवों का टेम्परेचर बढ़ाएं, तो इनका घनत्व तो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में देखिए थर्मामीटर का पारे का चढ़ना, एक एग्जांपल है। थर्मामीटर, देखिए जब टेम्परेचर, पारा क्या है, एक लिक्विड है, तो एक लिक्विड है, तो जब वो गर्म होता है तो इनका वो क्या होता है, वो जैसे मान लीजिए कि आपको बुखार है, तो अगर आप थर्मामीटर का उपयोग कर रहे हैं तो पारा क्या होता है, देखिए टेम्परेचर ऊपर चढ़ता है, तो ये इसके घनत्व तो कम होने के कारण ये ऊपर की तरफ वृद्धि करता है। तो थर्मामीटर में पारे का चढ़ना, मर्क्यूरी इन थर्मामीटर। ठीक है, इसी प्रकार देखिए तीसरा, गैस की हम बात करते हैं कि गैस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए कह रहा है कि गैसों का प्रसार ठोस और द्रवों की तुलना में बहुत अधिक होता है। देखिए सबसे, अब अगर हम तुलना करें कि प्रसार की केवल बात करें, तो देखिए ठोसों में सबसे कम, उससे ज्यादा द्रव में, और सबसे अधिक प्रसार किसमें होता है, ताप देने पर, तो गैसों में सबसे अधिक होता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गैसों का प्रसार ठोस और द्रवों की तुलना में बहुत अधिक होता है, तो आपको ये बात याद रखनी है। और कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक बढ़ जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी ही सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम अंतरा आणविक बल की बात करें तो नगण्य हो जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो नगण्य हो जाता है, क्या होता है, कम हो जाते हैं, एकदम बिल्कुल न के बराबर। फिर अगली बात करते हैं आयतन की, तो आयतन तेजी से बढ़ता है, इनका आयतन तो बढ़ता है, लेकिन इन पर प्रेशर जो होता है, दाब जो होता है, स्थिर रहता है। तो आपको ये बात याद रखिए। देखिए यहाँ पे एकदम अपोजिट बात है कि गैसों पर ताप का प्रभाव के अगर हम कंडीशन में देखें तो आयतन तो तेजी से, अगर गैसों में ताप बढ़ाएं तो आयतन तो तेजी से बढ़ेगा, परंतु दाब क्या होगा, स्थिर रहेगा। क्या होगा, स्थिर रहेगा। और अगर हम बात करें गैसें बहुत अधिक संपीड्य होती हैं, गैसों को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, उनको एक सिलेंडर में कंप्रेस करके भरा जा सकता है, तो ये इनमें संपीड्यता का गुण होता है, कंप्रेसिबिलिटी का गुण बहुत अच्छा होता है, कंप्रेस हो सकती है। इसका एग्जाम्पल आपका गैस सिलेंडर ही है। देखिए यही इसी नियम के आधार पर चार्ल्स का नियम और बायल का नियम गैसों के ही प्रसार से संबंधित है। जो चार्ल्स का नियम है, चार्ल्स का नियम और बायल्स का नियम जो है, जो गैसों के प्रसार से ही संबंधित है। तो ये भी बात याद रखिए, कई बार पूछा है कि चार्ल्स का नियम और बायल्स का नियम किससे संबंधित है, तो गैसों के प्रसार से संबंधित है। तो अभी हमने इस टॉपिक में इतनी सी बात की कि ठोस, द्रव और गैसों का ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम टेम्परेचर में ठोस को, गैस को और द्रव को ले जाएं तो इनमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इन सारी चर्चाएं हमने इस पर की। फिर हम आगे बात करते हैं आपसे कि अभी हमने कहा कि देखिए हमारे प्रश्न में कहा था कि ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए हम देखते हैं कि द्रव से गैस में, द्रव से गैस में, गैस से ठोस में, ठोस से गैस में, ये प्रक्रिया में क्या होता है। देखिए एक एक करके देखेंगे। देखिए जब किसी द्रव को अगर हम डायरेक्ट गैस की तरफ ले जाएं, यहाँ पे देखिए अगर एक द्रव को अगर हम गर्म करते हैं और वो वेपर बनता है, गैस बन जाता है। देखिए यहाँ पे अगर हम द्रव को गर्म कर रहे हैं और अगर किसी द्रव को हम अगर गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने पर अगर ये गैस में बदल रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। क्या कहेंगे, इवेपोरेशन या वेपोरेशन कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको वेपोरेशन
यहाँ पे एवपोरेशन, ठीक है। और यदि फिर गैस को, अगर हम गैस को डायरेक्ट ठोस में बदलें, गैस को यदि हम डायरेक्ट ठोस में बदलेंगे, देखिए यहाँ पे अगर गैस को हम डायरेक्ट ठोस में बदलते हैं तो ये क्या कहेगा, डिस्पर्शन। क्या कहलाता है, डिस्पर्शन। तो आप इसको याद रखिए, डिस्पर्शन। और यदि हम ठोस को फिर मेल्ट कर दें, गलाएं, तो इसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे। गलाना, ठोस को द्रव में बदलेंगे, गलाना। लेकिन अब देखिए इसी कंडीशन को उल्टा करके देखते हैं, यदि हम द्रव को ठोस में बदलें तो इसको क्या कहेंगे, फ्रीजिंग, जमना, ठीक है। और अगर ठोस को हम गैस में बदल लें तो इसको क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। क्या कहेंगे, सब्लिमेशन, ठोस को गैस में बदलना। और अगर हम गैस को सीधे क्या करें, लिक्विड में बदलें तो क्या कहेंगे, कंडेंसन। क्या कहेंगे, कंडेंसन, संघनन। क्या कहेंगे, संघनन, ठीक है। तो आप इस फिगर में देखिए ध्यान से, तो आपको इसमें कितने कंडीशन दिखेंगे, कुल 2, 2, 4, 2, 6, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, सब्लिमेशन, डिस्पर्सन, इवेपोरेशन और कंडेंसन, संघनन। तो ये 6 कंडीशन आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो देखिए प्रश्न में आपसे क्या पूछा था कि ठोस कपूर को वाष्प में बदलना था, तो ठोस कपूर को वाष्प में बदलना था। तो सोचिए अगर कोई ठोस कपूर है और इसको हम सीधे वाष्प, गैस में बदल रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। तो देखिए आपका ऑप्शन कहाँ है, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन यहाँ पे है, सब्लिमेशन। तो आपका सही उत्तर हो गया क्या, ऑप्शन डी। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन डी। तो इस चित्र को आप अपने नोटबुक में बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में अपने कॉपी में बनाकर इसे याद रखें। चलिए हम इसी पर आधारित एक एक लाइन में देख लेते हैं सबको। देखिए ठोस का द्रव में बदलना, सीधे से कहिए, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहता है, संगलन, जिसको हम मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं द्रव का ठोस में बदलना, इसको क्या कहते हैं, जमना, इसी को कहते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। उसकी अगली हम बात कर लेते हैं गैस का सीधे ठोस के रूप में, गैस का सीधे ठोस के रूप में बदलना, इसी क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। हमने आपको टोटल 6 कंडीशन बताए हैं, चित्र में आप देखे हैं टोटल 6 कंडीशन। तो इसमें हमने 3 कंडीशन के बारे में यहां लिखा, और चौथा कंडीशन हमने प्रश्न में जो पूछा था, ऊर्ध्वपातन, जिसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। तो जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदलता है, ठोस से सीधे गैस में बदलता है, तब यह पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाता है। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो सीधे ठोस से गैस में बदलते हैं, तो कुछ ऊर्ध्वपातित पदार्थों को आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। जैसे देखिए कपूर जो है वो ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, कपूर। आयोडीन ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, गंधक, सल्फर ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। और आपको यहाँ याद आ गया तो आप याद रखिए इसको कि सल्फर जो होता है वो प्याज के काटने पे जो आपके आंख में आंसू आता है वो सल्फर के कारण आता है। किसके कारण, सल्फर के कारण। तो सल्फर भी कैसा पदार्थ है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। यह भी कौन सा गुण प्रदर्शित करता है, ठोस से सीधे गैस में अगर इसको बदला जाए तो सल्फर है। फिर नौसादर, नौसादर को ही हम क्या बोलते हैं, Na4Cl, याद रखिए Na4Cl। तो ये नौसादर, एंथ्रेसीन, बेंजोइक अम्ल, नेप्थलीन, आयोडोफॉर्म। तो आपको टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नाम याद रखने हैं जो कि ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं, जिनका गुण होता है ठोस से सीधे गैस में बदल सकते हैं, और कोई पदार्थ सीधे ठोस से गैस में नहीं बदला जा सकता। तो आप इन्हें याद रखें। आपके प्रश्न का सही उत्तर हो गया क्या, सब्लिमेशन। चलिए बहुत विस्तृत हो गया यह प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो देखिए अगर हम परिवर्तनों की बात करें, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, तो पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों की चर्चा हम आज कर लेते हैं इस प्रश्न में। देखिए उसके बाद फिर हम उत्तर देख लेंगे। तो देखिए कह रहा है कि पदार्थों में होने वाले परिवर्तन, पदार्थ में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो पदार्थ में कुल 2 प्रकार के परिवर्तन है, पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरी हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। एक एक करके देखेंगे। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन। तो आपको इतना याद रखना है कि भौतिक परिवर्तन क्या है, अस्थायी परिवर्तन है। और इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आप पानी को गर्म किए, फिर जब उसको ठंडा करेंगे तो वो गर्म किए तो भाप बनेगा, और फिर अगर भाप को ठंडा कर देंगे तो पानी बन जाएगा। तो ये पानी का गर्म करना क्या हुआ, एक भौतिक परिवर्तन हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी जैसे पहले थी वो पूर्व की अवस्था में आ जाता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। इसी प्रकार अगर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें, दूसरा रासायनिक परिवर्तन, तो देखिए एक अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन का मतलब पहले जैसा था फिर हो जाएगा। अस्थायी परिवर्तन का मतलब कि एक बार बदल गया, जैसे लकड़ी को आप जला दिए तो लकड़ी अगर जल गई तो फिर लकड़ी नहीं बन सकती। तो ये क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जांपल है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के। तो देखिए यह जो अस्थायी परिवर्तन हुआ इसी को क्या कहेंगे हम लोग, रासायनिक परिवर्तन। यह परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है। तो ये 2 बातें हो गई। बस छोटा सा टॉपिक है और प्रश्न बार बार पूछा जाता है, रेलवे में तो हर बार इससे प्रश्न पूछा गया। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के। तो कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन, तो जो भौतिक परिवर्तन है, देखिए मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती पिघलेगी और फिर उसको हम अगर ठंडा करेंगे तो वो फिर जम जाएगी, तो मोमबत्ती का पिघलना। पानी से बर्फ का बनना, पानी का वाष्प बनना। चीनी या नमक का मिश्रण, चीनी को अगर हम पानी में घोल दें तो फिर से उसमें से पानी निकाल देंगे तो चीनी बच जाएगा। तो चीनी या नमक का मिश्रण, ये सब क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। यानी ये
अस्थायी परिवर्तन है। अगर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें, देखिए मोमबत्ती का जलना, अगर मोमबत्ती जल गया, पिघल गया अलग बात हो गई, अगर जल गया तो जलने के बाद मोमबत्ती कभी वापस नहीं आ सकता। अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती जल गई कभी वापस नहीं। खाने का पचना, खाना खा लिए पच गया, टॉयलेट बन गया, अब वो दोबारा भोजन नहीं बन सकता, तो खाने का पचना। लोहे पर जंग लगना, अगर एक बार लोहे पे जंग लग गया तो दोबारा लोहा नहीं बन सकता। लकड़ी का जलना, अभी हमने एग्जांपल दिया था, दूध से दही का बनना, कपूर का जलना, तो ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन। आप इतना याद रखिए, बस अपने ध्यान में रखिए कि जो चीज एक बार जल गई उसका अवस्था परिवर्तन हो गया, अगर दोबारा वो वापस नहीं आ रहा तो वो क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन। अगर यदि वो वापस आ सकता है तो वो भौतिक परिवर्तन। तो आपका प्रश्न जो कह रहा था कि कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो देखिए दूध का जमना, तो दूध जम गया, अगर दही बन गया तो क्या दूध बन पाएगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, फल का पकना, फल पक गया तो क्या दोबारा कच्चा हो पाएगा, नहीं, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन जल का वाष्प बनना, लेकिन वाष्प को अगर हम फिर से ठंडा कर दें तो वो जल बन जाएगा, तो ये क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो देखिए, और इसी प्रकार देखिए कोयले का जलना, कोयला एक बार जल के खत्म हो गया तो ये रासायनिक परिवर्तन। तो कह रहा था कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये तीनों तो रासायनिक परिवर्तन है, परंतु ऑप्शन जो सी है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी जल का वाष्प बनना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन सी। तो इसी प्रकार का प्रश्न आप याद रखिए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, हिग्स बोसान कण का सामान्य नाम क्या है। हिग्स बोसान कण को देखिए आप ऐसे याद रखिए, इस पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको हम गार्ड पार्टिकल्स कहते हैं, ईश्वरीय कण या गार्ड पार्टिकल्स कहते हैं। हिग्स बोसान एक मूल कण होता है, क्या होता है, एक मूल कण होता है, जिसकी परिकल्पना सर्वप्रथम 1964 में की गई थी, और प्रयोगशाला में इसको मार्च 14 मार्च 2013 में सिद्ध कर दिया गया कि ये एक कण है। क्या है, एक मूल कण है। ठीक है, और इसके वैज्ञानिक उनका नाम उन्हीं के नाम पर हिग्स कण के नाम पे ही समुदाय से बाहर इसको लोग ईश्वरीय कण कहने लगे, गार्ड पार्टिकल कहने लगे। तो आपको याद रखना होगा क्या, हिग्स और या बोसान कण क्या है, गार्ड पार्टिकल है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोबाइल चार्जर क्या होता है। आप सभी को लगभग पता होगा कि आप अपना मोबाइल चार्जिंग के लिए जब चार्जर लगाते हैं तो उसमें जो वहाँ पे आपको 220 वोल्ट शो कर रहा होता है आपके सॉकेट पे, और उस 220 वोल्ट को वो 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट जितना आपके मोबाइल की जरूरत है उसमें कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेप डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है, स्टेप डाउन हो रहा है। तो इसमें जो आपका चार्जर होता है, इस चार्जर में एक ट्रांसफार्मर होता है जो स्टेप डाउन की प्रक्रिया को काम करता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक अपचाई यानी कम अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में करके आपके मोबाइल को चार्ज करता है। तो फोन मोबाइल चार्जर क्या होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो आप इसको याद रखिए, इसके ऊपर हमने विस्तृत रूप से एक अलग वीडियो बनाई है, वहां आप जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है। अर्धचालक, देखिए सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, ऑप्शन दिया हुआ सिलिकॉन, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, और गैलियम आर्सेनाइड यह भी एक सेमीकंडक्टर है। परंतु क्वार्ट्ज जो होता है वो क्वार्ट्ज क्या है, ये एक सेमीकंडक्टर नहीं है। अब प्रश्न में भी क्या पूछ रहा था कि कौन सा एक सेमीकंडक्टर नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, क्वार्ट्ज। आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए कुछ ऐसे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में अचालक होते हैं परंतु विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप या अशुद्धियां मिलाने पर कैसा व्यवहार करते हैं, वो एक सेमीकंडक्टर जैसा व्यवहार करते हैं। जैसे अगर हम सिलिकॉन की बात करें या जर्मेनियम की बात करें तो ये सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, गैलियम हुआ, आर्सेनाइड हुआ, कार्बन हुआ और सेलेनियम हुआ। आप इनको याद रखिए, ये सभी सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टरों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में भरपूर मात्रा में किया जाता है। तो उपकरणों में, टीवी में, कंप्यूटर में, मोबाइल में इत्यादि में प्रयुक्त होने वाले ट्रांजिस्टर अर्धचालक पदार्थ के ही बनाए जाते हैं। जितने ट्रांजिस्टर बनते हैं वो सबसे कैसे बनते हैं, अर्धचालकों के ही बनाते हैं। लेकिन अगर क्वार्ट्ज की हम बात करें तो क्वार्ट्ज एक खनिज है जो विद्युत का अचालक होता है, जिसको हम कुचालक कहते हैं। तो देखिए यहाँ क्वार्ट्ज एक खनिज है, एक विद्युत का अचालक यानी कुचालक है। ये क्या है, सेमीकंडक्टर नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वैद्युत तापक का अनुमतांक, अनुमतांक मतलब कि रेटिंग कितना है, 15 वाट है, 1500 वाट है। अब 1500 वाट है तो देखिए प्रश्न में हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। प्रश्न में दिया हुआ है कि एक वैद्युत तापक जिसका रेटिंग जो है वो 1500 वाट की है, और यदि विद्युत शक्ति की कीमत दर क्या है, 2 रुपये प्रति किलोवाट घंटा है, तो 10 घंटे तक तापक को चलाने के लिए कितनी शक्ति लगेगी, कितना पावर खर्च होगा। तो देखिए यहाँ दिया है क्या दिया, वाट कितना दिया, 15 वाट। तो अगर हम 15 वाट को किलो वाट में बदलें, देखिए क्योंकि यहाँ पे किलो वाट में दर दिया हुआ तो हमको इसको किलो वाट में बदलना होगा, तो ये हो जाएगा 1.5 किलो वाट। ठीक है, और यहाँ दर दिया हुआ 2 रुपया पर किलो वाट आवर, समय भी घंटे में है, आवर में है, कोई दिक्कत नहीं, सारी मात्रा एक राशि में हो गया है, तो अब हमको आसान हो जाएगा। तो प्रश्न कह रहा है कि एनर्जी बताइए। तो एनर्जी निकालने के लिए क्या होता है, एनर्जी शक्ति की बात कर रहा है। तो अगर हम देखें तो एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू टाइम। क्या होता है, एनर्जी बराबर होता है ENERGY, एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इंटू टाइम। तो पावर कितना दिया हुआ है, देखिए जरा पावर कितना दिया हुआ है, 1.5 किलोवाट। तो 1.5 किलोवाट हो गया, और टाइम कितना दिया हुआ है, 10 घंटा। तो ये हो गया आपका
15 किलोवाट आवर, समय भी है तो एनर्जी कितनी होगी, 15 किलोवाट आवर खर्च होगा। और कह रहा है 2 रुपये प्रति किलोवाट, तो अगर हम 2 रुपये दे रहे हैं और 15 किलोवाट खर्च हुआ तो 15 दूना 30 रुपया टोटल हमको लगेगा पैसा। तो 30 रुपये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। इसी प्रश्न के साथ आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। फिर हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द शानदार 50 प्रश्न लेकर। और से रेगुलर आते हैं एक एक सिंगल प्रश्न के, उन्हें भी देखते रहें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है, इससे लाभ प्राप्त हो रहा है, आपके एग्जाम में सहायक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब